तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। अच्छा ये याद रखिएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल है, तो अगर कोई डाउट इसमें रहता हो ना फिर भी आप क्लियर कर सकते हैं मेरे से। और यहाँ हम लोग अब बात करने वाले हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सर ऐसा यहां पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ध्यान से सुनना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, ऐसा इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको ना गवर्नमेंट कुछ अजम्पशंस देती है। क्यों अजम्पशन देती है सर? अजम्पशन इसलिए देती है ताकि ये स्मॉल से क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन जाए। और अगर मान लीजिएगा इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज, वैसे भी हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट को पढ़ेंगे, 1951 को पढ़ेंगे, या इंडस्ट्रियल अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991 इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखा कि यार इंडिया को ना इंडस्ट्रियल बनाना है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी डेवलप करनी है, तो रिलैक्सेशन तो देना पड़ेगा। तो वो रिलैक्सेशंस इसलिए दिए गए फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनीज, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके, आगे बढ़ सके, ग्रो हो सके और वो अच्छे ग्रोथ कर सके। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि मान लीजिए अगर ये स्केल जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई तो बोला फिर काहे की एजम्पशन, फिर तो तुम बड़ी हो गई हो ना। तो कह रहा है कि अगर यही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी की सब्सिडरी कंपनी बन गया, या फिर स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री के जो कि एक स्टैंडर्ड मेंशन किया होता, मतलब लिमिट मेंशन किया होता, उसके अबव चली जाती है और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्राइटेरिया में नहीं रहती है, फाइनेंशियल लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो भी आप क्या नहीं रहेंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वो एग्जाम्पशंस आपसे ले ली जाएंगी। पर आपने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं हम, ये बताएंगे नहीं फैक्ट, और हम चुपचाप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाली एजम्पशन को एंजॉय करते रहेंगे। बोले नहीं रुको यहाँ हो एंड लिफ्टिंग द कार्पेट वेट एंड चेक अस कि ये तुम सब्सिडरी हो या तुम बड़ी अब बन चुकी हो। ऑलराइट, so let's understand where small scale industries were given certain assumptions and the company and industry was controlled by some group of persons। अब बोल सकता है ग्रुप ऑफ पर्संस कंट्रोल कर रहे हैं या कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं उसको, तो ये कंपनी छोटी कहाँ रही है अब। And it was held that it was permissible to lift the veil of the company to see whether it was a subsidiary of another company and therefore not entitled to proposed exemptions। फिर exemptions नहीं मिलने वाली हैं, क्लियर एकदम ना। अब यही हमने देखा, यूज ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ फॉर हाइडिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब एक सिंपल वर्ड में समझना, ठीक है, ये फिर गेम ही ओवर हो जाएगा इसका। ये कहता है क्रिमिनल एक्टिविटीज कैसे मानेंगे हम, जैसे टैक्स एवेशन। मान लीजिएगा सेंट्रल या एक्साइज ड्यूटी आपकी बनती है, आपको पे ऑफ करनी है, तो आप उसको हाइड करने के लिए, उसको इवेशन करने के लिए आपने कंपनी बनाया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो ये कह रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं, आप क्रिमिनल एक्टिविटी कैरी करना चाह रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं गन से उड़ाने का काम कर रहे हैं, या हमारी कंपनी जो है वो लोगों को मारने की सुपारी लेती है, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब है अगर टैक्स इवेशन भी कर रहे हैं, चोरी है, ठीक है, तो वहां पर भी हम बोल रहे हैं सेंट्रल एक्साइज के कर रहे हैं, तो वो भी चोरी है। तो यहां हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ऐसा कैरेक्टर अगर आता है सामने, कंपनी की एक्टिविटी के बारे में पता लगता है, इन दैट केस यहां पर भी कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे इस केस में था, आइए देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल इन केस देयर वाज अ प्राइमा फेसी। अब प्राइमा फेसी का मतलब समझ रहे हैं, प्राइमा फेसी मतलब है एट द फर्स्ट इंस्टेंस, केस को देखते ही जहां पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ है कुछ, तो कह रहा देयर वाज अ प्राइमा फेसी केस दैट डिफेंडेंट्स कंट्रोल टू कंपनीज। अब देखो सीख लो अच्छे से कैसे समझा जाता है, पढ़ा जाता है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ वर्ड यूज है डिफेंडेंट्स, मतलब इन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई है, ये नहीं की हुई है, लेटर ऑन पता लगेगा। अभी तो हम इसे डिफेंडेंट बोल रहे हैं। क्या कर रहे थे, दे वर कंट्रोलिंग टू कंपनीज। ऑलराइट सर, कंपनीज हैड बीन यूज्ड फॉर द फ्रॉडुलेंट इवेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन लार्ज स्केल। ये ऐसा इन्होंने बताया कि भैया वो इवेशन कर रही थी, क्या, एक्साइज ड्यूटी। The defendants regarded the companies as carrying on a family business and that they had benefited from the company's cash in substantial amount, and further no useful purpose would have been served by involving the companies in the criminal proceedings। Alright sir, मतलब ये क्या फैमिली बिजनेस को कैरी कर रहे थे और जिसके थ्रू क्या कर रहे थे, ये
एक्सेसिव कैश यूज कर रहे थे। वो कैसे यूज कर रहे थे, जब सेंट्रल इनको एक्सेस पे नहीं करना पड़ रहा था तो उसके अमाउंट को एज अ कैश यूज कर रहे थे। तो कोर्ट ने देखा कि कंपनी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, यहाँ पर क्रिमिनल टैक्स इवेजन कर रही है, जो कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही है। In all these circumstances, it was therefore appropriate to lift the corporate veil and treat the stock in the companies, warehouses and the company's motor vehicles as realizable property held by the defendants। बोला, जब कोर्ट ने बाद में चेक किया तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि ऐसा है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो वेयर हाउसेज हैं, उसके मोटर व्हीकल्स हैं, अब ये क्या हो जाएंगे, रिलायजेबल प्रॉपर्टी, मतलब इनको बेचकर रिकवर किया जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर सेपरेट का मतलब यह निकाला, ठीक है। The court said that the excise department is not to be criticized for not charging the companies। अब ये नहीं है, सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर वो तो आपने अलग अलग करके देखेंगे ना। बोला देखो, यहाँ पर कंपनी एक्जिस्टेंस में है, बनाई गई है, लेकिन कर क्या रही है, क्रिमिनल एक्टिविटी फॉलो कर रही है। और एक बात बता दूं, मुझे का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है बाहर में तुम्हारी एक्टिविटी, हमको तो टैक्स चाहिए, हमारा क्रिमिनल एक्टिविटी है नहीं, कोर्ट डिसाइड करता रहेगा, हमको तो टैक्स चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि आप यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट इस बात के लिए यहाँ पर आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे कि क्रिमिनल एक्टिविटी पर ये क्यों टैक्स डिमांड कर रही है। यहाँ पर क्या देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट फ्री है अपने अमाउंट को, मतलब कौन सा ड्यूटी के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, और वो कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे उसका वेयर हाउसेज हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उसे सेल आउट करके वो अपना ड्यूटी रिकवर करेगा। क्या हो रहा है, The more complex commercial activities become, the more vital it is for prosecuting the authorities to be selective in whom and what they charge, so that the issues can be presented is as clear and short from as possible। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है, देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब हम जब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का देखिए मेन पर्पस क्या है, जहाँ जब टैक्स से रियलाइजेशन किया जाता है, टैक्स से मनी रिकवर करते हैं ये लोग, तो यहाँ इनका मेन पर्पस यहाँ पर ये होता है कि बेस्ट पॉसिबल मेथड फाइंड आउट किया जाए, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन तक ना मैटर चले रिकवरी का। मान लीजिएगा सरकार की इनकम कहाँ से, टैक्स से। अब अगर यहाँ पर प्राइमा फेसी, मतलब एट द फर्स्ट इंस्टेंस साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है और टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसे रेगुलेशन बनाती है जहां पर ये नहीं हो कि टैक्स रिकवर करने में सालों लग रहे हैं, वो अपना स्टेप इमीडिएटली लेगा। लायबिलिटी बन रहा है, बोला हाँ, तो रिकवरी करने पर पहले फोकस करेगा। क्रिमिनल एक्टिविटी है नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, कॉर्पोरेट वेल करी जाएगी नहीं करी जाएगी, कोर्ट डिसाइड करेगा। कस्टम डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट काम नहीं है, उसका काम क्या दिया गया है, लायबिलिटी बन रही है, टैक्स है, रिकवर करो। एकदम। फिर फर्दर इन्होंने कहा, इन द प्रेजेंट केस इट सीम दैट नो यूजफुल पर्पस वुड हैव बीन सर्व बाय इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि आप जो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही है, किस लिए? फॉर हाइडिंग द क्रिमिनल एक्टिविटीज। बोला ऐसा नहीं करने देंगे। क्लियर एकदम? डाउट्स हैं? अच्छा, इस सेशन के आगे जब जाते हैं ना, तो हमने कई सारे एस्पेक्ट्स ऐसे जो हमने एसपीसी के अंदर डिस्कस की थी, लेकिन हम लोग फिर भी फटाफट से गो थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कह रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट एंड की कॉन्सेप्ट। हाँ सर, अगर मतलब पहले वो टैक्स तो हम ले लेते हैं, बाद में मुझे कैसे पता लगेगा कि कंपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज करती है? सी टैक्स लायबिलिटी रिकवर करना उनकी राइट है ना, उनकी ड्यूटी क्या है? टैक्स। अगर एक्टिविटी क्रिमिनल है या नहीं, उससे लेना देना थोड़ा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझेगा, टैक्स अथॉरिटी को हमने वर्ड जब यूज किया टैक्स, तो उसका जो जुरिडिक्शन मतलब उसकी पावर है, वर्किंग पावर किसके ऊपर है? फोकस होगी टैक्स पे। अब आप कोई एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, क्रिमिनल का मतलब टैक्स इवेजन किया, टैक्स चोरी किया, तो टैक्स चोरी किया तो आपका मामला याद देखिएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के थ्रू डिसाइड होगा। ऑफ कोर्स ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पे भी जाएंगे, अपने ट्रिब्यूनल्स हैं, लेकिन वो मैटर कैसा हो गया? मेथड जुडिशियल्स, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? केस चलाना, जजमेंट देना। जी हाँ, केस फाइल कर देगी, केस फाइल करेगी, लेकिन जजमेंट देना काम इसका नहीं है। इसका तो प्योर वर्क जो बोला गया है कि अगर लायबिलिटी किसी की बनती है, टैक्स लायबिलिटी, तो वो अमाउंट रिकवर करना है, चाहे वो एक्टिविटी क्रिमिनल हो या नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी हो। अगर आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, एक फैक्ट है
कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटी भी फाइंड आउट हो जाती है तो टैक्स डिपार्टमेंट को उससे लेना देना नहीं कि तुम्हें कितने साल का जेल होगा। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी थ्रू अगर 10 लाख रुपए कमाए और उसमें हमारा टैक्स बनता है मान लीजिएगा 2 लाख रुपया, तो हमें 2 लाख रुपए दो। बोला लेकिन मेरे क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इनवैलिड है, भले बाहर में जाओ, हमें 2 लाख रुपए चाहिए। बाकी अब तुमसे कोर्ट क्या कहेगा वो तुम कोर्ट डिसाइड करेगा। पकड़ में आया? वो सिंपल सा बात है, वो तो जब बात प्रूव करनी पड़ेगी ना कि अगर टैक्स इवेजन पता ही लग गया, अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कि टैक्स इवेजन हुआ है यहाँ पर, तो कोर्ट को पता तो लग रहा है कि एक्टिविटी कैसी है, टैक्स इवेजन, चोरी किया है, लायबिलिटी बनेगा फिर। यार कोर्ट को बेटा कोई कान में थोड़ा बोलेगा ऐसे कि सर सुनिए ऐसा ही इन्होंने चोरी की, थोड़ा ध्यान रखना। ऑफ कोर्स नॉट, वो तो अथॉरिटी का काम ये भी था ना। इसी डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा मैटर, ठीक है। अभी मैं इसलिए यहाँ पर रुक गया था, वोडाफोन आइडिया वाला केस हम डिस्कस करेंगे ना, वोडाफोन हादसे स्पेशली हम डिस्कस करेंगे, वो वाला केस में हम लोग समझेंगे डिटेल में ना। वोडाफोन हडसन के अंदर, हडसन का केस में किस तरीके से उन्हें टैक्स इवेजन का मैटर आया था, बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऐसी रही थी, याद रखिएगा, जहां उसके फेवर में गया था बिकॉज ऑफ लूप होल इन आवर लॉ। एंड इसके अलावा याद रखिएगा अभी भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में इसका मैटर चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखेंगे आगे, बट हम जो केस डिस्कस करेंगे उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। एनीवेज, अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। आप ध्यान से देखेंगे, बोलता है सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। सबसे पहला सेक्शन आगे कहता है मैं कहां कहां जाके अप्लाई होऊंगा। कंपनी से कह रहा है मैं कहां कहां पर जाके अप्लाई होऊंगा, कह रहा है कि अच्छा तो बताओ। बोला कंपनी बनाया है ना कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वहां तो मैं अप्लाई होऊंगा। कंपनी बनाया अंडर कंपनीज एक्ट, मैंने तो 1% कंपनी बनाया, अप्लाई होऊंगा। ऑफ कोर्स कंपनी है ये आखिर, क्लियर। तो कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज, जल्दी। हाँ, कंपनी बनाने का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी से कहते रजिस्टर्ड है। बोला ठीक है, तो कहता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस लॉ, उन पे अप्लाई होगा। इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई होगा, बट इंश्योरेंस कंपनी के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल हो जाएंगे अगर वो बताए गए स्पेसिफिकली किसके लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। कहता है एक्सेप्ट इन सो फार एज सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। अगर 1938 में इनकंसिस्टेंट है ना इन दैट केस, तो फिर इंश्योरेंस एक्ट प्रिवेल होगा। लेट्स से एग्जांपल ऑफ इट, मान लीजिएगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये कहा गया कि आपके लिए मैंडेटरी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना, बट मान के चलते हैं यहाँ पर कंपनीज एक्ट यूजुअली होता भी है, कंपनीज एक्ट में कंपनी के लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या नहीं बनाएंगे, नहीं, क्योंकि आपका इंश्योरेंस कंपनी है और वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर कवर है, तो आपको बनाना पड़ेगा। बट साथ के साथ में याद रखिए कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तो सर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बट अगर कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली बताया गया इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो वो प्रिवेल हो जाएगा। ऐसी सेम बैंकिंग कंपनीज में, और वहीं पर अगर देखेंगे कोई प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन एक्सप्रेसली बताया गया है किसके लिए, बैंकिंग कंपनी तुमको ये फॉलो करना है, ठीक है, इन दैट केस बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाई होगा। एक नॉलेज के लिए बता देता हूं, जैसे मान लीजिएगा एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर या मर्ज होने जा रहा है, एक्वायर कर रहा है, मर्ज होने जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके लिए बैंकिंग कंपनी के सारे डायरेक्टर्स का कंसेंट लेना जरूरी है। सर मतलब कम, अगर बैंकिंग कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं तो 10 का मीटिंग में आना और उन सबसे कंसेंट लेना जरूरी है। जबकि कंपनीज एक्ट में ये होता है कि आप कॉरम देखते हैं बोर्ड मीटिंग में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉरम प्रेजेंट है वही सफिशिएंट होता है, किसमें, कंपनी के केसेस में। बट बैंकिंग कंपनी है और अगर मर्जर का ट्रांजैक्शन करने जा रही है तो याद रखिएगा सबके सब डायरेक्टर का मीटिंग में आना जरूरी और सबकी कंसेंट लेनी जरूरी है। तो आप समझ गए ना, बैंकिंग कंपनी और कंपनीज एक्ट में अगर कोई बैंकिंग कंपनी आ जाती है तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करेगी। वहीं कंपनीज अगर एंगेज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट इन सो फार सेड, ऑफ कोर्स, तो उन पे भी उसका स्पेसिफिकली अप्लाई होगा। इन द कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट का मतलब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। एल के साथ में आई, साथ में सी, LIC, SBI, ठीक है। ये कंपनीज कौन सी हो गई, जो स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही हैं। अगेन
such body corporate incorporated by any act for a time in force as a central government may by notification specify this behalf such as exception modification adoption or as may be notified in the notification. मतलब और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कह सकता है कि इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा. क्लियर. लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, जैसे कि एलएलपी पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कंपनीज एक्ट के भी अप्लाई होते हैं. याद देखिएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स इंसर्ट किए गए थे जिसकी अधिक जानकारी आगे बताई जाएगी. ठीक है, हाँ रिसर्च नहीं कर रहा हूँ बट याद रखिएगा अप्लाई होते हैं. तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट नॉट अ कंपनी. एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी नहीं है. अप्लाई तो होगा पर वो क्या होगा आगे बताएंगे. ठीक है, चलिए आगे चलें. कहता है कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी. यार बहुत अच्छी सी बात है. जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है उन पे अप्लाई कैसे होगा? पहले हमने बोल दिया जो कंपनी चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है अप्लाई होगा. लेकिन कब होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट बता रहा है. अदरवाइज कंपनी पे अप्लाई होगा. मैं क्या कर दूं, एक क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एवरी कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट. प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आ सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट कंपनी. ये आ सकता है आपके लिए कमेंट 5 मार्क्स के लिए. क्वेश्चंस ना मैं साथ साथ बीच बीच में बताता रहूंगा, वो नोट करते चलेंगे हम ना. एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट कंपनी. अब यहाँ पर अभी बताने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि नहीं तो हम इस पर अलग सेशन में करेंगे. अब एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, क्लैरिटी मिल जाए. देखो कंपनी तो हमने अच्छे से पता है कि कंपनी वही होती है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में रजिस्टर्ड होती है. मतलब जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हुई है उसे हम कंपनी ट्रीट करते हैं. लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो वो एक्वायर कर लेती है अपनी बॉडी, जैसे हम बोलते हैं कार्पस. ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको एक और बात बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट. क्लियर एकदम. क्योंकि कंपनी इसलिए क्योंकि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है बट उसका अगर नेचर देखा तो वो कैसी है? एक कॉर्पोरेट बॉडी. क्लियर एकदम. अच्छा, लेकिन लॉ मेकर्स ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो वो कंपनी हो गई जो कि रजिस्टर्ड हो गया, जिनका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गया. सेम कहता है अब कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और उसको किसी स्पेशल एक्ट में बनाया गया है, वो भी तो एक बॉडी है. तो उसको भी हम बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट. बट कंपनी नहीं बोल सकते क्योंकि वो कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है. बात पकड़ में आ रहा है? याद देखिए, तो अभी इतनी सी बात बोली और भी हम कुछ बातें डिटेल बताएंगे ताकि क्लैरिटी के लिए. तो याद रखिएगा जब हम बोल रहे हैं अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज पे ऑफ कोर्स नॉट अप्लाई नहीं होना है. क्लियर. चलिए, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है रीड विद द रूल. आजकल है ना बड़ी शॉर्ट फॉर्म आने लगे, इसलिए ध्यान से रखना है ना. रीड RW कर दी, बोला ठीक है, बाकी जिम्मेदारी आपकी, ढूंढते रहो क्या है RW. सो रीड विद द रूल्स. 10 कहता है नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50 persons shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object of acquisition of gain by association or partnership or by individual members thereof, unless it is registered as a member of company under this act or is formed under any other law for time in force. बोला क्या सर? बोला पार्टनरशिप बना ली है, एसोसिएशन बना ली है और 50% से ज्यादा लोग एसोसिएशन को कैरी करने में लगे हुए हैं. देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या बोला है, लैंग्वेज में पकड़ो. देखो सेक्शन 464 कहां से बोला? कोई भी एसोसिएशन. तो यहाँ पे बोला नो एसोसिएशन, पहली बोलिए नो. ठीक है, एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन 50%. 50 तक कोई दिक्कत ना? बोला नहीं 50 नहीं, मोर देन 50. ठीक है, फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस. वर्ड में यूज किया गया एनी बिजनेस. सर मेरे 50 लोग हम हैं, बस हम लोग चाय बना के बेचते हैं, बिजनेस है? ऑफ कोर्स बिजनेस है. तो कैरी एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स एक्विजिशन ऑफ गेन. जिससे क्या मिलेगा? अल्टीमेटली उन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा है, गेन होगा ना. बाय एसोसिएशन और पार्टनरशिप और बाय इंडिविजुअल मेंबर्स thereof, unless it is registered as a company
under this act or is formed under any law for time in foods being foods, the maximum number of person which may be prescribed under this action shall not exceed 100. सर मतलब बेटा 50 से ज्यादा चाहे पार्टनरशिप फर्म हो या फिर आपके एसोसिएशन में ज्यादा हो जाता है तो इसे कंपनी के रजिस्टर्ड कराओ। इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, इलीगल एसोसिएशन। एकदम अच्छा, यहां पर फिर आगे इसने एक वर्ड बोला हुआ है, ध्यान से देखें तो बोलता है शैल नॉट एक्सीड 100। शैल नॉट एक्सीड का मतलब है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहां पर हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बाय नोटिफिकेशन कैन इंक्रीज दिस लिमिट। 50 से 100 कर सकता है। हाँ, किया नहीं है, कर सकता है। और क्यों? क्योंकि वो एक लॉ में लॉ मेकर्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उसे हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी बोलते हैं, ताकि लॉ को अप्लाई कराया जाए कंट्री में। तो अब अगर ऐसी इमरजेंसी, ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए कि ठीक है पार्टनरशिप फर्म्स को भी रिलैक्सेशन देते हैं कि वहां से 50 से ज्यादा हो सकते हैं तो दे देंगे, बट उनकी भी पावर में कितना है, मैक्सिमम 100 तक। अब ऐसा नहीं कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट ने निकाल दिया 200 300, बोला नहीं रे, लॉ तुमको कितना अलाउ कर रहा है, सिर्फ 100। क्लियर? सेक्शन 464 ऑफ द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, बोला कहां अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बोला सर, बोला HUF हिंदू डिवाइडेड फैमिली, ऑलराइट, ऑफ एनी बिजनेस वेदर मे बी नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। अब क्यों पता लगा सर, हाँ हमारा नाम क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड, आप हमें डिवाइडेड करने आए हो, हमारा फैमिली में 100 लोग हैं तो हमें क्या कंपनी बनाना पड़ेगा? बोला हाँ ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पे फैमिली बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो बोला हाँ ठीक है, सेक्शन 464 HUF पे नहीं लगाएंगे, पर ये बताना पड़ेगा कि ये HUF है, ठीक है। एंड इन एसोसिएशन और पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म बाय प्रोफेशनल्स हु आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों का ही फॉर्म मोर देन 50 है ना। अब मान लीजिएगा ICSI रजिस्टर्ड हैं फॉर्म्स हैं, ICAI रजिस्टर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, प्रोफेशनल्स पार्टनरशिप्स, ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी एसोसिएशंस हैं, अगर मोर देन 50 होते हैं इन दैट केस याद रखिएगा यहाँ 464 मत लगा दीजिएगा, याद रहेगा एकदम, कोई डाउट? And every member of association or partnership carrying on business in a contravention of section 1 of the section 464 shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh rupees and shall also be personally liable for all the liabilities incurred in such business। बोला कितना, 1 लाख तक का तो फाइन। बोला सर 1 लाख का फाइन जो लगाना है, मतलब यहाँ पे देखो ना एक बात मुझे का, किस पे बोला ये, एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, किसके ऊपर बोल रहा है, कैरी किया बिजनेस का फाइन कितना होगा, and shall also be liable personally for all the liabilities, मतलब जो liabilities आ रही होंगी ना उसके लिए भी मतलब पर्सनली लायबल हो जाएंगे। कोई डील किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे लायबिलिटी अराइज हुआ, उसके लिए भी लोग लायबल होंगे। मतलब मजे का बात देख रहे हो, इधर कंपनी एक्ट में बैठा ROC ना, वो तुमसे पैसा लेगा, लाओ मेरा 1 लाख रुपए तक। अब एक्सटेंड है, जरूरी नहीं 1 लाख लगा दें सीधा, है ना, 1 लाख तक का, प्लस इधर जो तुमने लायबिलिटीज तुम्हारी अराइज हुई हैं उसकी तुम पर्सनली लायबल हो। और पर्सनली लायबिलिटीज कहां से अराइज हुई होंगी, जब आपने कोई बिजनेस कैरी किया होगा, सप्लायर है आपका, ठीक है, मतलब पार्टी से जो भी, चाहे वो क्रेडिटर हो, ठीक है, इन दैट केस आप उसके लिए भी लायबल पर्सनली हो गए। क्लियर एकदम, कोई डाउट? अब एक बात समझ रहे हैं आप, मॉड्यूल से पढ़ने का बेनिफिट कि सारी एस्पेक्ट्स कवर होती हैं, ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए यहां से स्टार्ट हो रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब अलग अलग चीजें इसमें डिफाइन की हुई हैं, मैं आपको पहले कोर बता रहा हूं, फिर हम जब आगे पढ़ते चलेंगे ना सारी चीजें तो और डिटेल में हम जाएंगे। आई थिंक आपके पास ये होंगे नहीं, है ना, कोई नहीं, आप अभी यहाँ फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, अभी यहीं फोकस कर लीजिएगा। बहुत सारी एस्पेक्ट्स हमने की हुई हैं, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ना, ताकि क्लैरिटी आ जाए, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट ना, जैसे डेफिनेशंस की बात करें, टू डिफाइन वर्ड यूज होता है, डेफिनेशंस वर्ड यूज होते हैं, इन रिलेशन टू एन स्टैट्यूट वर्ड यूज होता है। इसको हम समझते हैं एक बार, जब कभी हम लोग प्रोविजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमने वहां देखा कि वर्ड डिफाइन किया गया, टू डिफाइन, तो उसका मीनिंग क्या एक्सट्रैक्ट करना है, टू मेक ऑफ, टू एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग डेफिनेट, डिस्टिंक्ट और क्लियर। डिफाइन, टू डिफाइन, टू डिफाइन का मतलब भी क्या है, किसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर। मैं कह रहा हूं आपसे, कंपनीज अगर देखिए, अगर आपने से मैंने पढ़ा सेक्शन 464 की वायलेशन करी तो पेनल्टी तो लगेगा, ठीक है,
वहीं हम बोलते हैं डेफिनेशन, कहते हैं एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर स्कोप मीनिंग ऑफ समथिंग। मतलब जब हम डेफिनेशन बोल रहे हैं तो ये किसी भी पर्टिकुलर चीज को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है, ठीक है। डेफिनेशन मतलब कि जो बताया गया है उसके नेचर, स्कोप, रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो कि उसमें कंप्लीटली कवर किया गया है। जैसे हमने सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोल रहा था, तो वो क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब यहां पर हम ध्यान से देखें ये क्या है, डेफिनेशन कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इज कंपनी। कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, इसको डेफिनेट मीनिंग दे रही है। वहीं कह रहे हैं रिलेशन टू स्टैट्यूट, डेफिनेशन गिवन इन स्टैट्यूट आर दोज ऑफ सर्टेन वर्ड्स और एक्सप्रेशन एज यूज्ड एल्सवेयर इन द स्टैट्यूट्स। इन रिलेशन टू स्टैट्यूट का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को जैसे आगे आगे रेफर किया जाएगा। जैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है, डेफिनेशन क्लॉजेस। डेफिनेशन क्लॉजेस काफी आगे आगे कई सारे वर्ड्स यूज होंगे, तो उनका जो मीनिंग एग्जैक्टली है, डायरेक्टर का मतलब है, ठीक है, और हो सकता है कि दिखाइएगा डायरेक्टर का मीनिंग है। और जब हम बोलते हैं डायरेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्टर का मीनिंग क्या होगा, डायरेक्टर मीन्स, कहता अ डायरेक्टर, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर who is appointed to the board। अब जो बोर्ड में अपॉइंट होगा, अब एक आदमी जिसका नाम मान लीजिएगा, नाम ही डायरेक्टर है उसका, डायरेक्टर शर्मा, तो यहां उसको हम बोलेंगे डायरेक्टर है ये, नहीं सर, डायरेक्टर का मतलब ही वो पर्सन होता है। डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड हुआ, डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन जो कहां पर अपॉइंट होगा, बोर्ड में, वही डायरेक्टर कहलाएगा जो बोर्ड में अपॉइंट होगा। क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या बोला हमने, अब ये जब हमको आगे पढ़ना है तो हम बोलेंगे इन रिलेशन टू स्टैट्यूट। आपको डायरेक्टर का मीनिंग निकालना है और कब निकालना है। अब ये डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर है, क्योंकि पिक्चर बनाने वाला डायरेक्टर है, ये मूवी बनाता है नहीं डायरेक्टर। सर कंपनी के अंदर अगर डायरेक्टर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कौन सा जो कंपनी के अंदर डिफाइन किया गया है। वहीं हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। जब किसी डेफिनेशन को मीन से स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी हमने बोला था डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन, डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन, मतलब ये कैसी है, ये डेफिनेशन कैसी है, रेस्ट्रिक्टिव, इसके अलावा और कोई मीनिंग मत लगा देना। डायरेक्टर का मतलब यहां बोले डायरेक्टर मीन्स, तो ये रेस्ट्रिक्टिव है। अच्छा, जब मैं अगर बोलता इसी को ऑफिसर ऑफ द कंपनी मीन्स, है ना, एंड इंक्लूड्स, कई बार पढ़ने को मिलता है मीन्स एंड इंक्लूड्स। इंक्लूड का मतलब ये है, जैसे आगे कहना चाह रहा है, जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर भी तो ऑफिसर होते हैं, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी तो, कंपनी का सीईओ, कंपनी का सीएफओ, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, तो इनको भी हम क्या बोल रहे हैं, ऑफिसर। तो कह रहे हैं इट मींस इट इंक्लूड्स। ऑलराइट, रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन में मतलब मींस से स्टार्ट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। आप यानी लिखेंगे कि डायरेक्टर मींस अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड एंड इंक्लूड्स। बोला इंक्लूड्स का मतलब तुमने यहाँ पर कंफ्यूजन कर दिया कि इसका मतलब बोर्ड में और भी होगा जो इंसान, वो भी डायरेक्टर माना जाएगा। बोला नहीं 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 नहीं, इसे डेफिनेशन को जब मींस से कहा जाता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन करते वक्त उसी ही कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम। जब इंक्लूड्स कह रहे होते हैं तो वहां पर कई बार ये होता है कि इनसे सिमिलर मिलने वाले लोगों को हम क्या मानते हैं, तो उस डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर तो इनका मैं पोस्टमार्टम करके बताऊंगा, बट यहां आप समझ रहे हैं अभी क्या कि इंक्लूड्स की डेफिनेशन कैसी होंगी। क्लियर, चलिए देखो इसका वर्ड भी अगर देखो ना, हम वर्ड से खेलने की कोशिश करें तो वर्ड यूज किया गया एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव समझ में आ रहा है। yes, और जब हम मीन्स बोलो रिस्ट्रिक्टिव, आगे जाने तो मुझे नहीं, अच्छा रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगर प्राइवेट बोले तो बोले कोई कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अरे वाह, जैसे देखो यहाँ बोला ना डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। डेफिनेशन कौन सी हो गई है जल्दी, रेस्ट्रिक्टिव। क्लियर, जैसे चार्जेस मींस एन इंटरेस्ट और लीन क्रेडिटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ अ सिक्योरिटी इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, देखो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, डेफिनेशन कैसी होगी, एक्सटेंसिव। इंक्लूड्स, क्योंकि एक्सटेंसिव का मतलब यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट में यहाँ पर अभी एस्पेक्ट्स काफी कवर हो रही हैं और की जा सकती हैं।
क्लियर? जैसे इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ बोला इसको नहीं करेंगे, बोला कॉर्पोरेट सोसाइटी, अगर कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट अंदर स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड है तो बोला उस सोसाइटी को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर? बोला ठीक है सर। बोला एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट हैविंग अ कंपनी इज डिफाइंड द इट्स एक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलेगा कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर होंगी डेफिनेशंस। देखो अगेन, इंक्लूड्स बुक ऑफ read, vouchers, writing, documents, minutes, register, maintain on a paper or in electronic form। वही आता है डिपॉजिट्स। क्लियर एकदम? चलिए फिर कहता है एक्सप्लेनेशन इन स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लॉ, कानून की बात कर रहे हैं। कहता है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड कंटेन इन द पर्टिकुलर सेक्शन। भाई लॉ का मीनिंग, लॉ का क्यों यूज किया जा रहा है? ताकि क्या हो सके, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई होना चाहिए किन चीजों को, जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं कहां पर, उस स्टैट्यूट में, सेक्शंस के अंदर। एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनैक्टमेंट, पर्पस क्या है उसको बनाने का, ठीक है। फर्दर डज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द वर्ड एक्सप्लेन। अब क्यों, आप अगर इंटरप्रेटेट करोगे जैसे मैं बोलता हूं तो आप अपना मर्जी से इंटरप्रेटेट कुछ भी कर सकते हो ना, जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा। लेकिन लॉ कहता है नहीं नहीं नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि डज नॉट वाइडन द स्कोप ऑफ द वर्ड एक्सप्लेन। आप जितना बताया गया उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? जैसे होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ व्हिच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। फॉर अ पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहाँ पर जब से बोला इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट तो उसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट बोलूंगा? बोला नहीं, वो काउंट नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर बोलूंगा, सुनो ना, फॉरेन कंपनी, तो बॉडी कॉर्पोरेट तो हो गया ना। फॉरेन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। चिक चिक के बुद्धि में रख लो। अब लेकिन एक बात फिर ध्यान समझना, यहाँ क्या बोल रहा है, आपने देखा फॉर होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, तो इसने वर्ड यूज नहीं किया बॉडी कॉर्पोरेट। अब इंटरप्रिटेशन करते वक्त कंफ्यूज मत हो जाना कि इसने क्या यूज नहीं किया कि बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन अगर मान लीजिएगा कोई भी पढ़ रहा है तो पहले क्या समझेगा कि कंपनी ही दूसरी कंपनी की सब्सिडरी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेचर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा बॉडी कॉर्पोरेट भी है इसमें। और हम कैसे मान लें? तो देखो फिर आगे क्या हुआ, मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। फिर यहाँ पर लॉ मेकर्स ने सोचा, सुनो ऐसे तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें हम कंपनी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी तो वही होगा जो कंपनी से अंदर रजिस्टर्ड हो, और वो तो अपना कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। तो बोला वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है। अच्छा, तो फिर बोला सुनो सुनो, एक नीचे एक्सप्लेनेशन लिख के दो। ऐसे जब हम सेक्शंस प्रोविजंस पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन क्यों आती है? ताकि मीनिंग को डिफाइन किया जा सके। तो इसने यहाँ लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, हर बार नहीं, बोला इस क्लॉज के लिए जब हम बता रहे हैं। आप ये नहीं मान ले कि अब यहां से आगे जितना भी प्रोविजन पढ़ेंगे हर मामले में क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, एक भी मत मान लेना, ठीक है। बोला लेकिन इस क्लॉज के लिए जब होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट की जा रही है, और वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज थी, और यहाँ पर अगर मान लीजिए इंडियन कंपनीज हैं, अगर इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज को अपना क्या बना लेती हैं, सब्सिडरी, या उल्टा भी होता है इन दैट केस, तो याद रखिएगा कंपनीज एक्ट की बातों को सुनना पड़ेगा। एकदम चलिए, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ एसबीसी के अंदर। कंपनी क्या है, कंपनी लिमिटेड गारंटी श्योर पब्लिक कंपनी, याद आ रहा है कुछ? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी। लेकिन एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना फटाफट से ना, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग भी रिवाइज जरूर कर लीजिएगा फटाफट से। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी। अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 3 लाख। ओ माय गॉड, ऐसी कितनी मरी हुई कंपनी है वो? अरे 2 करोड़। एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20। ऑलराइट, व्हिच मेक्स टू ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकता है दोनों केसेस में, ठीक है। ढंग से देखो, ये पढ़ लो अच्छे से। पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20, बट विच मेक्स 10 to 100 हो सकता है। कंडीशन में याद रखिएगा, एंड की बात हो रहा है, एंड का बात हो रहा है। मतलब सर अगर एक भी कंडीशन से बाहर निकल गई, चलो चलो अब तुम स्मॉल ले रही है, बड़ी हो गई हो, क्लियर। गवर्नमेंट निधि हमने सारा डिलिमिट्स किया ऑलरेडी, डिस्कस किए थे।
अरे देखो ये पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। ऑफिसर की अगर बात करते हैं तो कहता है ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर मैनेजर केएमपी। कहता है क्या क्या, एनी डायरेक्टर मैनेजर केएमपी और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी और वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स इज और आर कमिटेड टू एक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, खतरनाक वाली लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। यहीं पर आपका बुद्धि का टेस्ट किया जाता है बाय द एग्जामिनर। यहां जब हम कई बार बोलते हैं ना कि मान लीजिए कोई भी एक्ट जो अगेंस्ट है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के, तो वहां पर बोला जाता है कि ऑफिसर, कंपनी के जो ऑफिसर्स है ना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन। अब क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि सर ये ऑफिसर में कौन कौन लोग आता है, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर ऑफिसर है कौन कौन। डायरेक्टर बोलेगा नहीं 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 मैं तो डायरेक्टर हूं ना, बताएंगे डेफिनेशन में बोले थे डायरेक्टर मींस डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड। मैं तो बोर्ड में हूं, मेरा नाम ऑफिसर नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी के बोलेगा नहीं नहीं मैं तो केएमपी हूं, मैं तो केएमपी हूं। बोला लेकिन सुनो, अब सुनो ध्यान से, बोला ऑफिसर का डेफिनेशन सुनो, तो कहता है डायरेक्टर मैनेजर केएमपी। बोला क्या, डायरेक्टर मैनेजर केएमपी। एक आदमी चैन की सांस ले रहा था बैठा हुआ बाहर। क्यों ले रहा था, उसको पता था कि सुनो कंपनी को कंट्रोल तो मैं ही करता हूं और जो मैं बताता हूं ना डायरेक्टर्स को वो ही मेरा कहना मानते हैं। अगर वो और मजे का बात देखेगा, मैं डायरेक्टली कंपनी में इन्वॉल्व भी नहीं होता हूं, बस क्योंकि मेरे पास होल्डिंग अच्छी खासी है, डायरेक्टर्स को मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि डायरेक्टर मेरा कहना नहीं मानेंगे, उठा के बाहर निकाल दूंगा, नया डायरेक्टर ले आऊंगा, तो वही करेंगे जो मैं कहूंगा। लॉ में करने का सुन, यहाँ बोला तो कंपनी में काम करता, बोला नहीं, लेकिन तुम कंट्रोल तो कर रहे हो ना, किसको कंट्रोल कर रहे हो, डायरेक्टर्स को, तो तुम बता रहे हो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और डरा के और बैठा रखा है कि अगर कहना नहीं मानेगा तो निकाल दूंगा कंपनी से बाहर। तो बोला हाँ लेकिन मैं कंपनी में तो नहीं हूं ना। बोला नहीं, इनडायरेक्टली तू कंपनी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो तू भी कौन बनेगा, ऑफिसर। और सुनो पेनल्टी तुम पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी और एनी पर्सन, वही वाला पर्सन जो छेड़खानी कर रहा है, अकमिटेड टू एक्ट करके हुज डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दे रहा है, और इंस्ट्रक्शन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन और मोर पर्सन ऑफ द डायरेक्टर और इन द कमिटेड टू एक्ट। ऑलराइट सर। फिर बता केएमपी कौन कौन लोग होता है। बोला सुनो ऐसा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, ये लोग। अगर कंपनी में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो याद रखिएगा मैनेजर नहीं होगा, अगर मैनेजर है तो एमडी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टास्क एक ही होता है। तो उसी को आप या तो मैनेजर बोलते हैं या एमडी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। Such officer, other officer are not more than one level below the director who in full-time employment, designated as a KMP by the board of director and as may be prescribed। मतलब आगे बता सकते हैं। तो देखियो यहाँ पे लिस्ट कौन सा हो गया। अब क्यों हमको सर KMP याद करना है, क्योंकि जब ये लिस्ट में डिफॉल्ट वाले पकड़ेंगे ना हम लोग, तो इन लोगों को बोलेंगे सुनो अब तुम्हारी लिस्ट बताते हैं तो कौन कौन तुम इसमें इन्वॉल्व हो। बोला CEO, बोला हाँ मैं, बन जाओ KMP। ऑलराइट। MDO, बोला हाँ तुम भी KMP में। बोला मैं तो मैनेजर हूं, तुम भी KMP के अंदर। तब अगर मैनेजिंग फंक्शन सारे मैनेज तुम कर रहे हो, मैनेजर, ठीक है ओके। अच्छा उससे में आता है कंपनी मैनेजर, है ना, कंपनी मैनेजर। ऑलराइट। आप कौन है, कंपनी सेक्रेटरी, आ जाइएगा। मैं तो होल टाइम डायरेक्टर हूँ, आप भी आ जाइएगा। या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वन लेवल बिलो, मतलब जब हम मैनेजमेंट देखते हैं ना तो टॉप मैनेजमेंट कौन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड देन उसके बाद जो भी अथॉरिटी बता रहे हैं वो लोग क्या हो जाएगा, KMP। KMP का मतलब क्या होता है, की मैनेजमेंट पर्सन, जो डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में। क्लियर। ऑलराइट सर। प्रमोटर, प्रमोटर 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 का मतलब क्या है, द पर्सन हुज नेम इज इन द प्रोस्पेक्टस। कंपनी जब भी याद रखेगा पब्लिक से पैसा लेता है तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है, तो या तो उस प्रोस्पेक्टस में उसका नेम मेंशन किया गया है और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी एनुअल रिटर्न, या उसका नेम कहां मेंशन होगा, इन एनुअल रिटर्न। जिस पर्सन का नेम प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया है इन द प्रमोटर कॉर्नर, वो उसको हम क्या मानेंगे, प्रमोटर। या अच्छा मतलब प्रोस्पेक्टस में लिखा है मतलब उसकी लायबिलिटी बनती है, मैं आपको बताऊंगा कि उसको ना
पब्लिक से अगर फंड रेज करने जा रहे हो, अगर 100 रुपए तुम पब्लिक से फंड रेज कर रहे हो, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं है, फिर भी बता रहे हैं 100 रुपए कभी नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन बताने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें 20 रुपीज मैंडेटरी होती है प्रमोटर को होल्ड करनी। तो अगर कोई पर्सन 20% होल्ड कर रहा है एज अ प्रमोटर और भी किसी एस्पेक्ट्स हैं, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, प्रमोटर। जैसे मिस्टर ए 20% होल्ड कर रहे हैं पब्लिक होल्डिंग के अंदर, इन दैट केस ये विल ट्रीट एज प्रमोटर, या उसका नेम का मेंशन होगा एनुअल रिटर्न में, या वो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को, मतलब कंपनी का अफेयर्स, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को कैरी करने के लिए वो बताता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को हाँ करना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को ना करना है, ये डायरेक्टर को मेरे को रखना है, ये डायरेक्टर को निकालना है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कहूंगा कि करना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स को ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर। मतलब कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, हो सकता है वो शेयर होल्डर बन के कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है वो डायरेक्टर बन के कंट्रोल कर रहा है, तो डायरेक्टर बन के कंट्रोल कर रहा होगा, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसके हाथ में है, और भले ही वो एज अ डायरेक्टर वहां पे रोल प्ले कर रहा है, और अदरवाइज, और जिसकी एडवाइस से कोई सेम आ गया, whose advice director instruction the board of director of a company is committed to act, बोला ये अगर कोई पर्सन है तो हम क्या मानेंगे, प्रमोटर। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अभी कहाँ सिंपल ही बताएं, इंटरप्रिटेशन सब बाकी है, इसका डिटेल पोस्टमार्टम भी बाकी है अभी, बट हम जनरली अगर ऊपर से देखेंगे तो पर्सन हुज नेम इन द प्रोस्पेक्टस, और सेकंड बात होता है क्या, या उसका नेम का आइडेंटिफाई होगा इन द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। सॉरी, तो कंट्रोल करता है क्या, कंपनी के अफेयर्स को। अफेयर्स का मतलब यहाँ पे कंपनी के ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, या बिजनेस ऑपरेशंस में नहीं आ रहा है ये बंदा, ये डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस देता है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कि हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो हम डिटेल में जाएंगे 149 सेकंड 6 मिनट में समझेंगे। ऑडिट एंड ऑडिटर को भी हम आगे एस्पेक्ट्स में देखेंगे। क्लास एक्शन सूट ये भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये 2-3 एस्पेक्ट्स मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैं इनको अलग से बताऊंगा। अच्छा, वैसे बता दूं मैं आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आगे पढ़ेंगे, बता दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट एंड ऑडिटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इसी में ओपनली बोल रहा हूँ, ओपनली बात कह रहा हूं, इन दोनों में से 100% क्वेश्चन आएगा, ओपनली कह रहा हूं 100% क्वेश्चन आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां नहीं, आगे डिटेल में बताऊंगा, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। और ऑडिटर एंड ऑडिटर्स, ऑडिट एंड ऑडिटर के बारे में यहां से 100%, और बता दूं दोनों चैप्टर ही है, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम, ये तो पूरा चैप्टर ही है, ये पूरा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। यहां से 10 to 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएंगे, ये मैं आपको अभी इंश्योर कर रहा हूँ एडवांस में। और याद देखिएगा, नोट्स वाला खेल नहीं खेलेंगे इसमें, हम डिटेल में समझेंगे। नोट्स जहां बनवाने वो बनवाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा मॉड्यूल सही गो थ्रू कराने के बाद में, ठीक है। बाकी देखिए वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया हमारा, फॉर्मेशन। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम लोग कितना चाहिए, ऑलराइट, पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, ऑलराइट, चलिए। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो ये एस्पेक्ट जो यहाँ पे ऐड की गई है ना अलग से, एक बार के लिए अपना एसबी से भी जरूर रिवाइज करना है, एक बार यहाँ से यहीं से रिवाइज कर लीजिएगा, वहां का रिवीजन हो जाएगा जो हमने यहाँ पे एस्पेक्ट्स नोट किए हुए हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसलिए कोई क्वेरी है, इस पे भी क्वेरी है आप लोगों का, क्वेरी? ऑलराइट, चलिए।